हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक 2 जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और उसके फर्स्ट चैप्टर से आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है, हाँ, क्योंकि आपका जो फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है वहाँ पर भी हम यही सेम चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, मगर हम वो वर्ल्ड कंटेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पे अब सेकंड बुक की बात करेंगे, इसमें हम कम्प्लीटली इंडिया को स्टडी करने वाले हैं। इट्स लाइक अ रीजनल ज्योग्राफी, जहाँ हम इंडिया को एज अ रीजन अलग अलग पैरामीटर्स के लिए स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में यहाँ पर बात की गई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें कि जैसे आप सबको मालूम ही होगा कि हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं आफ्टर चाइना, और बहुत ही जल्दी हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 1210 मिलियन। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कुछ पुरानी बुक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2001 का डेटा आपको मिलेगा, जबकि न्यू बुक्स में 2011 जो कि हमारे लास्ट सेंसस थे वो डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि आप या तो न्यू एडिशन लें, और अगर आपके पास में न्यू एडिशन नहीं अवेलेबल है तो एनसीईआरटी की ऐप पर आप ज़रूर देखें। जो भी डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें रीसेंट क्या चीज़ें इंक्लूड हुई हैं वो आप वहाँ से एनसीईआरटी की एक ऐप भी है और वेबसाइट पर आप दोनों में से किसी से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इज़ सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो इतने सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन से भी बड़ी है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स को अगर इकट्ठे मिला दिया जाए तो हमारी जितनी पॉपुलेशन है एक कंट्री की वो पूरी बनती है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन का हमारे रिसोर्सेज पर कितना ज़्यादा प्रेशर है। अब यहाँ पर आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की जब अभी और बात करेंगे, उसके पहले हम एक फैक्ट की बात करते हैं कि हमें एक्चुअली में ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, कैसे हमें ये मालूम पड़ा कि इंडिया में 1210 मिलियन लोग थे 2011 तक। तो इसके लिए हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेंसस ऑपरेशन। हर 10 साल में इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें बहुत इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है पॉपुलेशन की। ये पहली बारी इंडिया में अंडर ब्रिटिश हुआ था, दैट वाज इन 1872, और 1872 में ये पूरे कंट्री को, सारे प्रोविंसेस को कवर नहीं कर पाया था। जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था दैट वाज इन 1881। आज भी सेंसस हर 10 साल बाद होता है। हम 2021 का सेंसस अभी नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ कोविड। हमें वो पोस्टपोन करना पड़ा था और अभी तक भी वो हम नहीं कंडक्ट कर पाए हैं। सो ये एक अभी हमारा चैलेंज है, और सूनर जैसी ही सिचुएशन नॉर्मल होगी डेफिनेटली हमारे पास में एक नया सेंसस रिपोर्ट आ जाएगा। सेंसस के बारे में डिटेल में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि ये पूरा प्रोसेस कैसे डिटेल में कंडक्ट होता है। अब उसके बाद में आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, हमने जब कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो बुक 1 का सेकंड चैप्टर और बुक 2 का ये फर्स्ट चैप्टर आप इकट्ठे प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो ओवरलैपिंग है और एक दूसरे को हेल्प करेंगे वीव करने में। सो यहाँ पर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन पॉपुलेशन की बात करी, उसमें एक और बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिटेल में समझते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में फ़र्क क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक ज्योग्राफिकल स्पेस में लोग कैसे फैले हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उसको हम सिंपल भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा हमारा फीचर क्या है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन बराबर नहीं है, लोग बराबर नहीं रहते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ पीपल की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज उत्तर प्रदेश में हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बसी हुई है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर हम हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश है।
मगर अगर हम हाईएस्ट डेंसिटी की बात करेंगे, जो हम आगे जाके अभी स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें आपका आंसर बिहार आएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हमारी पॉपुलेशन है और उसके बाद में नंबर आता है महाराष्ट्र का, बिहार और फिर वेस्ट बंगाल का। यहाँ पर एक मैप दिया है, आप इस मैप को देख करके समझ सकते हो। ये डॉट मैप है जो कि आप प्रैक्टिकल में बनाएंगे भी। डॉट मैप में आप देख सकते हो कि ये जो डार्कर रीजन है, ये जितना भी डार्कर रीजन होता है, ये हमें डिनोट करता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पे 1 डॉट इज़ इक्वल टू 2 लाख पर्सन यहाँ पर हमें शो कर रही है। तो जहाँ पर भी आपको बहुत घनी दिखेंगी, इसका मतलब वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ दिल्ली को आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, क्योंकि अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इट्स अराउंड 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं पर आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखेंगे या हिमालयन स्टेट्स पे देखेंगे तो आपको ये नंबर ऑफ़ डॉट्स कम दिखाई देगी। सो ये हमें क्लियरली बताता है कि पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद में हमारा जो कोस्टल प्लेन का रीजन है वहाँ पर भी पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ डेटा है जो आपको यहाँ से देखने पड़ेंगे, आप आंसर में जिनको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक उसको सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकते हो 3 रीजन्स में। एक हाई पॉपुलेशन रीजन, मॉडरेट पॉपुलेशन रीजन एंड देन लो पॉपुलेशन रीजन। अगर आप इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे तो आपका जो पहले हाई पॉपुलेशन रीजन आता है वो यही वाला रीजन है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें आपकी स्टेट्स आ जाती हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और यूनियन टेरिटरी आ जाती है दिल्ली एंड चंडीगढ़। इसके अलावा लो डेंसिटी वाले, अगर लो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट अगर हम बात करें या लो पॉपुलेशन वाली बात करें तो यहाँ पे हमारी यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी। ये बुक में पुराना ही मैप है, अभी न्यू अपडेट नहीं हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 में डिवाइड हो चुका है जम्मू कश्मीर स्टेट, और दोनों ही इस समय यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, और इधर पर अगर आप आके देखेंगे तो ये हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स में नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर, ये वाला रीजन हमारा कंपैरेटिवली लेस पॉपुलेटेड है। और उसके अलावा इंडिया का आपको जो भी रीजन दिखाई दे रहा है ना, सेंटर में राजस्थान का, गुजरात का, सेंट्रल स्टेट्स जितनी भी हैं ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनके जो कोस्टल रीजन्स हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं। स्पेशली अगर आप केरला को देखोगे, क्योंकि केरला का साइज़ छोटा है तो यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, डेंसिटी का मैप अभी आएगा तो हमारे उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट बुक में भी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, कि कैसे ये कुछ फैक्टर्स जो हैं वो लोगों को एक जगह पे रहने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर लोगों को कोई जगह छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वैसे ही इंडिया पर भी कुछ चीज़ें एप्लीकेबल हैं, जिसमें से पहला हमारा जो है दैट इज़ फिज़िकल फैक्टर। फिज़िकल फैक्टर में आपके मेनली टोपोग्राफी या टेरेन आ जाता है, क्लाइमेट आ जाता है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो यहाँ पर जहाँ पर भी क्लाइमेट फेवरेबल होगा, जहाँ पे टेरेन या टोपोग्राफी फेवरेबल होगी, लाइक फ्लैटलैंड होगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और फर्टाइल सॉइल होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। और इसी कारण इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स और डेल्टा रीजन, ये कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो, ये हाईली पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना आसान है। यहाँ पे आपको खेती करने के लिए ज़मीन मिल रही है, यहाँ पर आपको पानी भी अवेलेबल है, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि स्नोफॉल हो गया और रास्ते बंद हो गए, तो लाइफ कंफर्टेबल है। किसी भी तरह की इंडस्ट्री आप लगा सकते हो, किसी भी तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप डेवलप कर सकते हो। इस कारण से जहाँ पर भी हमें ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, जो कि इंडिया के केस में नॉर्दर्न प्लेन्स है, डेल्टा रीजन है और कोस्टल प्लेन्स हैं, तो यहाँ पर हमें पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके उलट में हिमालयाज़ के अंडर में आप दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टोपोग्राफी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, दूसरा हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट भी है, क्लाइमेट भी इतना प्लेजेंट नहीं है। सर्दियों के समय में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बारिश पड़ने लगती है। फिर यहाँ पर कई सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ की संभावना बनी रहती है,
तो इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं और यहाँ से माइग्रेशन बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में भी पहले यही समस्या थी कि यहाँ पे भी एक्सट्रीम क्लाइमेट के चलते लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे, बट इंदिरा गांधी कैनाल के आने से चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं हमारे, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो उसकी वजह से लोग यहाँ पर रहना पसंद कर रहे हैं। झारखंड की तरफ पर भी यही चीज़ है कि झारखंड एक्चुअली में तो एक प्लेट्यू रीजन था, मगर वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मिनरल्स अवेलेबल हैं तो लोगों को नया एम्प्लॉयमेंट का सोर्स मिला हुआ है, इसीलिए झारखंड की तरफ पर भी हमें पॉपुलेशन मॉडरेट देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम तीन हिस्सों में इंडिया को पूरा बांट करके समझ सकते हैं। जहाँ पर बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है और जहाँ पे लैंड फ्लैट है वहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, चाहे सर्दी ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, रेगिस्तान हो, पहाड़ी इलाका हो, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। और उसके अलावा जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है वो मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। तो ये तीन हमारे फिजिकल फैक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक, कल्चर और हिस्टोरिकल फैक्टर्स ने भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत हद तक इंडिया में अफेक्ट किया है। अगर हम देखें तो अगर हम पहले हिस्टोरिकल की बात करें तो ब्रिटिश लोगों ने, या फिर हिस्ट्री में आप देखोगे कि सबसे पहले इंडस वैली से अगर हम स्टार्ट करें तो इंडस वैली से लोग मूव करना शुरू हुए थे गंगा वैली की तरफ, और इसीलिए गंगा वैली में पॉपुलेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुराने समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो पुराने समय से रहने के कारण ऑब्वियसली वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इवेंचुअली बढ़ता ही गया। तो ये पूरा बेल्ट आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। जबकि अगर हम विंध्यास की बात करें, विंध्यास को क्रॉस करना पुराने समय में इतना आसान नहीं था, और जो भी रूलर्स आए या तो वो नॉर्थ को ही कवर कर पाते थे या साउथ को ही कवर कर पाते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन डिवाइड, एक कल्चरल डिवाइड के तौर पर विंध्या हमेशा विद्यमान रहा है, और उसके ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन रही है, नीचे की तरफ पे कम पॉपुलेशन रही। मगर ये सिनेरियो बदला ब्रिटिशर्स के आने पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स सी रूट से आए थे, तो उन्होंने पहला जो टारगेट बनाया अपने रहने के लिए, जो जगहें चुनी, वो हमारे कोस्टल एरियाज़ थे। ओके, तो कोस्टल एरियाज़ जो हैं हमारे वो ऑब्वियसली साउथ में हैं। हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये साउथ में हैं। सूरत में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे और उसके बाद में आप सब जानते हैं कि मुंबई, मद्रास, कोलकाता, ये सारा एरिया उन्होंने धीरे धीरे ऑक्यूपाई किया। तो ये साउथ का पूरा एरिया धीरे धीरे मॉडरेट पॉपुलेशन की ओर चलता गया। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप हुए, कई सारे मिनरल रिसोर्सेज की यहाँ पर खोज होने लगी, तो यहाँ के इकोनॉमिक वायबिलिटी इस एरिया में रहने की बढ़ती गई, और इस कारण यहाँ पे मॉडरेट डेंसिटी आ गई पॉपुलेशन की। इसके बाद में हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक रीजंस, जहाँ पर भी आपने पुल और पुश फैक्टर में हमने पिछले बुक में पढ़ा ही है कि जहाँ पर भी रिसोर्सेज होंगे, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, लोग वहाँ जाके रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छे जीवन के अवसर मिलेंगे। तो जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं। जहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से इवॉल्व हुआ है, लोग वहाँ पे भी जाते हैं। ये इकोनॉमिक रीज़न है कि जहाँ पर भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री, इन दोनों में से कुछ भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इवन मिनरल्स, तो लोग वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रहने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए ही, काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कुछ अर्बन रीजन्स जो हैं वो अपने इकोनॉमिक कारणों से बहुत ज़्यादा इनमें पॉपुलेशन है, जिसमें दिल्ली आ जाता है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, और अब तो मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो आप पिछली बुक में करके आए हैं। डेंसिटी का सीधा सा जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ़ पीपल या पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड। तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको जब हम लैंड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, हमारे पास में आ जाएगी डेंसिटी। ओके, और डेंसिटी का जो यूनिट है वो है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। अब ये हमने पिछली बुक में बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर किसी को डाउट हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। उस चैप्टर का वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, तो उसमें आप देख सकते हो कि डेंसिटी क्यों बेटर होती है डिस्ट्रीब्यूशन से। जो एक्चुअल प्रेशर है ना रिसोर्सेज के ऊपर कहीं पर भी किसी भी जगह में, वो हमें डेंसिटी से ही क्लियर होता है। 2001 सेंसस के डेटा की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो एवरेज डेंसिटी है वो है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब भारत के हर पर स्क्वायर किलोमीटर पे लगभग कितने लोग रह रहे हैं, 382 लोग रह रहे हैं। मगर ये एक बड़ा
रफ फिगर है, क्योंकि अगर हम आप हाईएस्ट और लोएस्ट को देखेंगे तो आप बहुत हैरान रह जाओगे, क्योंकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कितना है, इट इज़ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, कितना कम है एवरेज से, नेशनल एवरेज से। और वहीं अगर आप नेशनल कैपिटल की बात करोगे, दिल्ली की बात करोगे, तो इट इज़ 11,297% पर स्क्वायर किलोमीटर। सो ये जो हम एक एवरेज निकाल रहे हैं ना, ये हमें रियल पिक्चर एक्चुअली में नहीं दिखाती है, इसीलिए हमें रीजनल स्टडी भी करना पड़ता है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, कि एक्चुअली में स्पेशल वेरिएशंस कैसी हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पॉपुलेशन की डेंसिटी में क्या अंतर है। ओके, तो इसको यहाँ पर इसीलिए ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि स्पेशल वेरिएशंस को डिस्क्राइब करें आप पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो अगेन इसमें भी हम 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करके समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में भी डार्कर रीजन्स जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे आप की को देखेंगे तो अबव 1201% पर स्क्वायर किलोमीटर, अबव 801 और 801। तो ये जो ऊपर वाले 2 हैं, ओके, ये जो ऊपर वाले हमारे 2 शेड्स हैं, इसमें जितनी भी स्टेट्स आती हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये हाई डेंसिटी वाले रीजन हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है। ओके, इसके बाद में ये वाले जो 2 शेड्स हमारे आते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले रीजन हैं, और लेस देन 100 वाले हमारे लो डेंसिटी वाले रीजन हैं। तो यहाँ से अगर आप मैप के बेसिस पर अपना आंसर तैयार करेंगे ना, तो आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए लॉजिक वही है, पॉपुलेशन हमेशा वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे रिसोर्सेज हों या जहाँ पे ईज़ ऑफ लिविंग हो, और जहाँ पे भी क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, टेरेन फेवरेबल नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होंगी। तो अगेन देखो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला था बिल्कुल सेम वही रीजन आ रहा है, डेंसिटी भी यहीं पर सबसे ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करती हूँ, जब हमने पॉपुलेशन की बात करी थी कि नंबर ऑफ़ पीपल सबसे ज़्यादा कहाँ है, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश। बट जब हम डेंसिटी की बात करेंगे तो 2011 के हिसाब से वो अब बिहार हो गया है, ठीक है, क्योंकि बिहार का आप देख रहे हो ना साइज़ छोटा है, एरिया छोटा है, इसीलिए रिसोर्सेज पे प्रेशर है। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी एरिया देखिए कितना बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर डेंसिटी उतनी नहीं है। 2001 में वेस्ट बंगाल था हमारा हाईएस्ट डेंसिटी का रीजन, मगर 2011 सेंसस में अब हमारा हाईएस्ट डेंसिटी रीजन हो गया है बिहार। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश एंड हाईएस्ट डेंसिटी आपका बिहार। ओके, सो यहाँ पर यही वाला रीजन हमारा पूरा गंगा का रीजन है, ये हाई डेंसिटी रीजन है। और अगर आप साउथ इंडिया की तरफ देखोगे तो साउथ इंडिया में हमारे पास में अगेन ये मैंने आपको बताया था कि केरला हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लस यहाँ पर इसका साइज़ बहुत छोटा है केरला का कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो इसीलिए हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। और तमिलनाडु में भी इसका एक हिस्टोरिक कारण ये भी है कि अगर आप देखोगे तो इसी जगह पर पहले ब्रिटिशर्स का जो फुट होल्ड है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ था, और यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। एग्रीकल्चर तो है ही, बट इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे डेवलप हुई हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलो इसको टेक्स्ट से समझ लेते हैं। और बाकी सारा जितना आपको इंडिया का पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, ये ग्रे वाला पार्ट जो है ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। अब लेस डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में आपका सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और मिज़ोरम आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को याद करने में बहुत मुश्किल होती है, तो ये मैं मेरा एक अपना ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखो ये कि सिक्किम जो है ये तो बहुत ईजिली याद हो जाता है, अलग ही है बिल्कुल नेपाल और भूटान के बीच में। ओके, उसके बाद में ये जो सबसे ऊपर हमारा जो स्टेट आ रहा है, ओके, एकदम अगर आप देखोगे तो ऐसे कॉक की जैसा लगता है, तो ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये सबसे ऊपर है ना, तो सन सबसे पहले कहाँ उगेगा, यहाँ पर ही आएगा, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद में ये जो टी जैसा लग रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये टी वाली शेप का, दिस इज़ असम। ओके, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, जो ये टी जैसा लग रहा है ये असम हो गया। अब फिर कन्फ्यूजन आती है इन तीनों में, तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है नागालैंड। तो नाग तो आप सबको पता होगा। ओके, नाग के पास में क्या बोला जाता है, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम मानते हैं ना, नाग के पास होती है मणि, तो इसीलिए नागालैंड के बाद कौन आएगा, मणिपुर आएगा। ठीक है, नाग के बाद कौन आया, मणि। और मणि बहुत प्रीशियस मानी जाती है, तो जिसको मणि मिल जाएगी उसके तो मज़े ही हो जाएंगे ना। तो फिर क्या हो गया, मिज़ोरम, मज़े से याद कर लो मिज़ोरम। ओके, मज़े से याद कर लो मिज़ोरम।
सो नागमणि मिज़ो, नागमणि मिज़ो। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, टी वाली शेप में हमारा असम, और साइड के जो 3 है नागमणि मिज़ो। अब बच्चे यहाँ पर 2 अंदर, तो ये जो बांग्लादेश की तरफ अंदर को मुड़ा हुआ है ना, इसको आप ऐसे याद रखो कि बांग्लादेश के अंदर है ना, तो टी से 13 त्रिपुरा, ओके, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर है तो टी से 13 त्रिपुरा। और ये जो बांग्लादेश के आम के ऊपर है, उसके हाथ के ऊपर है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है तो हम बोल देंगे इसको मेरा मेघालय, ओके। ये सिर्फ टी और एम आपको याद रखने के लिए, हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पर बोला है। 13 मतलब बांग्लादेश का नहीं है, वो है हमारा ही, बट हम याद करने के लिए टी से इसको रिलेट कर रहे हैं। 13 त्रिपुरा, मेरा मेघालय, ओके। तो ये हो गया आपका सिक्किम, सिक्किम दोनों नेपाल और भूटान के बीच में जो छोटा सा है। फिर अरुणाचल प्रदेश, ये असम, और नागमणि मिज़ो, 13 त्रिपुरा, मेरा मेघालय। तो आई होप ये ट्रिक आपको हेल्पफुल रहेगी याद करने के लिए, ओके। तो चलो हम थोड़ा सा टॉपिक से बाहर गए, बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, बाकी स्टेट्स आप लोग फिर भी अच्छे से याद कर लेते हो, ओके। तो आई होप इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो दोबारा नहीं भूलोगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन में साइड पे 3 ही स्टेट्स आती हैं, ओके। चलो आगे चलें। अब यहाँ पर जो मॉडरेटली पॉपुलेटेड है उसमें आपकी सारी ही स्टेट्स आ रही हैं मेजरली, ओके। तो ये हमारा पूरा एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। अब ये आप रिलेट करोगे तो अगेन किस चीज़ से रिलेट हो रहा है, ये वही रिसोर्सेज से रिलेट हो रहा है, ओके। जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में, ओके। दिल्ली का हमने पहले ही डिस्कस करा है। अब बिहार में कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल में 1029% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट हो 2-3 डेटा आप लर्न कर लीजिए, ओके। इसी तरह से कम कहाँ पर हैं, कम वाले रीजन आपके ये सारे हैं, हिल स्टेट्स हैं, ओके। हिल स्टेट्स में ना एक असम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि असम किसकी वैली है, किसकी घाटी में पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्रा की। तो वहाँ पर आपके रिसोर्सेज हैं, खेती के लिए ज़मीन है, ओके। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की है और सबसे कम लक्षद्वीप की। अगेन देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है कि डेंसिटी को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डेंसिटी हमें क्या बता रही है, ह्यूमन और लैंड का रिलेशनशिप बता रही है। अब यहाँ पर 2 तरह की डेंसिटी की हम बात करेंगे। फर्स्ट बुक में हमने सिर्फ सिंपल डेंसिटी की बात करी है, बट इस बुक में हमारे पास में 2 अलग तरह की डेंसिटीज़ हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर्मूला दे रखा है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में सीधी सी एक बात है कि हम देखो, जो नॉर्मल वाली डेंसिटी थी उसमें हम क्या कर रहे थे, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया, ठीक है। मगर अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। नेट कल्टीवेटेड एरिया का मतलब हो गया कि जो एरिया खेती के लिए अवेलेबल है, तो आप खेती वाले एरिया से को बेस बना रहे हो, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर कितना है पॉपुलेशन में। सबसे पहली फूड रिक्वायरमेंट ही तो होती है हमारी, तो फूड रिक्वायरमेंट तो नहीं हमारी कहीं हैम्पर होने वाली। उसको अगर जज करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नेट कल्टिवेबल एरिया लेना पड़ेगा, ओके। और वो जब हम निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसी तरह से दूसरा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब एग्रीकल्चरल डेंसिटी में फिजियोलॉजिकल डेंसिटी से ही आगे इसमें बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में हमने बेस जो लिया था दैट इज़ नेट कल्टिवेबल एरिया। नेट कल्टिवेबल एरिया ही रहेगा हमारा, मगर हम ऊपर का ये जो न्यूमरेटर है ना, यहाँ पर अब ये चेंज हो जाएगा हमारा। न्यूमरेटर कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर, एक सेकेंड, ओके, आई थिंक देयर इज सम ट्रबल, ओके। न्यूमरेटर हमारा ये टोटल पॉपुलेशन की जगह आ जाएगा टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। क्या बन जाएगा, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, ओके। तो हमारे यहाँ पर ये इसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो 3 तरह की डेंसिटी होगी। एक नॉर्मल डेंसिटी जो हम हर जगह निकाल रहे हैं, जिसमें पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड हो रहा है। फिर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, जिसमें टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, कितना लैंड खेती के लिए अवेलेबल है। सारा लैंड पे हम खेती नहीं करते हैं, ओके। और एग्रीकल्चरल डेंसिटी में हम क्या करेंगे, कितने लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, ओके, डिवाइडेड बाय कितना लैंड एरिया एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। अब ये एग्रीकल्चर में कौन लगे हुए हैं, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होती क्या है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में हम इन सब लोगों को इंक्लूड करते हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं,
एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, मतलब किसी और की ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, और इन दोनों की फैमिलीज़, जो अपने खेत पे खेती कर रहा है वो उसकी फैमिली भी, और जो किसी और के खेत पे खेती कर रहा है उसकी फैमिली भी। तो इन सबको हम मिला करके एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा, डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा है। और इसको ना देख करके घबराना नहीं है कि इतना डेटा हम कैसे याद करेंगे। मैंने आपको जो सिंपल तरीका बताया है कि उसको ग्रुप्स में डिवाइड करो, हाई, मॉडरेट और लो। इसमें आपको 3 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए आएगा, आराम से आप लिख सकते हो। 5 मार्क्स का आ जाएगा तो आप थोड़ा सा और डिटेल में यूनियन टेरिटरीज को अलग से ऐड कर सकते हो और रीजन्स को ऐड कर सकते हो। तो आप एक स्टेट को अलग से उसका डेटा याद करने की जगह उसको ग्रुप में याद करेंगे तो ईजी टू लर्न हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक जगह पर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई, क्योंकि हमें पता है ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, और इसको हम ग्रोथ को हम परसेंटेज में दिखाते हैं तो उसको हम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ बोल देते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह की ग्रोथ की बात हो रही है, नेचुरल एंड इंड्यूस। अब ये नेचुरल और इंड्यूस का क्या मतलब होता है? नेचुरल का मतलब है कि बर्थ रेट और डेथ रेट का सिंपल आप उनमें डिफरेंस निकाल के आप बता देते हो कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में इतने बर्थ हुए और इतने डेथ हुए, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इन नेचुरल बर्थ रेट आ जाएगा। ठीक है, मगर अगर आप उसमें माइग्रेशन को भी इंक्लूड करते हो, क्योंकि अभी हमने माइग्रेशन की बात नहीं करी, मगर हमें पता है हर एरिया में कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, तो अगर आप माइग्रेशन को भी इंक्लूड कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड माइग्रेशन। इट मीन्स अगर आपको प्रॉपर पॉपुलेशन प्रॉपर कहीं पे व्हाट यू से ग्रोथ निकालना है, सिर्फ आप बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर निकालोगे तो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट आपको मिलेगा। मगर अगर आप उसमें इन माइग्रेशन को ऐड करोगे और आउट माइग्रेशन को माइनस करोगे तो उसमें आपको अब क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड मिलेगा। ओके, तो ये 2 हमारे पैरामीटर्स होते हैं, 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। और डिकेडल और एनुअल, डिकेडल होता है जो हम 10 साल बाद में निकाल रहे हैं सेंसस में, और एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम 10 साल तक वेट नहीं कर सकते ना कि हमें नया डेटा मिलेगा फिर हम प्लानिंग करेंगे। तो हम डिकेडल के बेसिस पर एक एवरेज निकाल लेते हैं कि अगर 10 साल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है तो 1 साल में कितनी % इंक्रीज़ होगी, और जितनी % इंक्रीज़ होती है उसको हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करके टेंटेटिव डेटा निकाल लेते हैं। इससे हमें हेल्प मिलती है प्लानिंग के लिए, क्योंकि हम 10 साल तक नहीं वेट करते, हम एवरी ईयर प्लान कर रहे हैं। ओके, सो अभी इंडिया की 2011 में जो हमारी एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है दैट इज़ 1.64%। अभी आपको लग रहा होगा ना ये तो देखो कितना कम है, मतलब ऑन एन एवरेज एक परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो रहे हैं, मगर फिर भी हमारा कितना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उसका प्रॉब्लम है हमारा जो बेस है ना पॉपुलेशन का वो बहुत बड़ा है। सो अगर बिलियंस की पॉपुलेशन में 1.64 को भी आप अप्लाई करोगे तो भी मिलियंस ही ऐड होने वाले हैं। तो इसीलिए हमारा ना मिनिमम एडिशन भी बहुत बड़ा एडिशन हो जाता है। फिर एक कंसेप्ट आता है हमारा पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो रही है। जितने टाइम में पॉपुलेशन जैसे 100 है, 100 से 200 हो जाएगा तो उसको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बोल देंगे। ओके, तो ये वाला जो आपका डेटा है इसके बेसिस पे, क्योंकि आपको मालूम है अब इस बार सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे किसी भी डेटा को आप एक बार ग्लांस ज़रूर करिए, इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से ईयर में हमने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी। सो इट वाज 1921 में हमने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट ग्रोथ हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है, दैट इज़ इन द ईयर 1971। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं डेटा बेस्ड, वो आपका चैप्टर भी है प्रैक्टिकल में, उसमें भी आपने लर्न किया है, और इसमें भी जितने भी बुक में आएंगे उसको भी आपको ध्यान से देखना है। ये मैप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्रोथ के फेजेस पर आते हैं हम फटाफट से, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना उसके ग्रोथ को हमने 4 ग्रुप्स में बांटा है। ओके, 4 ग्रुप्स में सबसे पहला वाला जो हमारा पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम द ईयर 1901 टू 1921, और इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी ग्रोथ। मतलब बढ़ नहीं रही पॉपुलेशन, रुकी हुई है। ठीक है, स्टेगनेंट या स्टेशनरी, अपनी ही जगह पे रुकी हुई है। तो ये वाली जो पॉपुलेशन है
ये हमारी इस टाइम पर ऐसी कंडीशन क्यों रही, क्योंकि इस समय बहुत पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। आप देख रहे हो ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है, ओके। तो बहुत पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, ब्रिटिशर्स नहीं ध्यान देते थे हमारे ऊपर, उनको तो सिर्फ अपने रिसोर्सेज के ऊपर ही प्रॉफिट्स के ऊपर की चिंता होती थी, हमारी चिंता थोड़ी ना होती थी, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे था हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई था। अगर आप याद करो तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो फर्स्ट स्टेज थी ना, लगभग हम उसी पर थे जब बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पर हाई था, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, लोगों में इलिटरेसी थी, ठीक है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं था, बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं हो रही थी, ओके। सो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देन वी कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड हमारा जो फेज था दैट वाज इन 1921 टू 1951। इसको हम पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। स्टेडी मतलब ग्रोथ हो रहा था मगर ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं, ओके। धीरे 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 चेंजेस आने शुरू हो रहे थे। अब ये क्यों चेंजेस आने शुरू हो रहे थे, ये हम इसको अर्ली मान सकते हैं कि अर्ली सेकेंड स्टेज में हम अब एंटर होने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई हेल्थ में, क्योंकि अब देखो आप ये 1951 में पहुँच गए ना हम, तब अब हमने इंडिपेंडेंस मिल गई थी हमें। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने लोगों के वेलफेयर पर काम करना शुरू किया एज अ कंट्री। तो इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई हेल्थ में, सैनिटेशन में, जो लोग मरते थे ऐसी बीमारियों से जिसका कारण सैनिटेशन था वो कम होने लगा, मोर्टेलिटी रेट कंट्रोल में आने लगा, मोर्टेलिटी रेट धीरे धीरे डाउन पे आने लगा। तो सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम एंटर होने लगे। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधरने की वजह से अब रिमोट एरियाज़ तक भी खाना पहुंचाया जा पाना आसान हुआ, किसी भी कंडीशन में हेल्प कर पाना आसान हुआ। बर्थ रेट अभी भी मगर हाई था हमारा, डेथ रेट कंट्रोल में आया मगर बर्थ रेट हाई था। तो यहाँ पर बल्कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये हुई कि इसी दौरान में ना वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर इकोनॉमिक गड़बड़ी हो गई थी, हालात बहुत ख़राब थे, नौकरियाँ नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। तो मगर पूरे वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, मगर इंडिया में इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ और इस हालात में भी हमारी पॉपुलेशन ग्रो होती रही। अब हम आए प्रॉपरली सेकंड फेज़ में एंटर हो गए हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, जो हमारी ग्रोथ का थर्ड स्टेज था। दैट इज़ द पीरियड ऑफ 1951 टू 81, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ये वो टाइम है जब हमारा बर्थ रेट तो बहुत हाई रहा मगर हमारा डेथ रेट ड्रास्टिकली नीचे गिरा, क्योंकि हमने मेडिकल रेवोल्यूशन किया, हमने बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर काम किया। तो हमारा डेथ रेट बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गया, मगर बर्थ रेट अभी तक कंट्रोल में नहीं आया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। अब हमने ना काम करना शुरू किया फैमिली प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आकर के अब हमें ये रियलाइज़ होने लग गया कि अगर इस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी तो बहुत दिक्कत होगी। इसका दूसरा एक कारण ये भी था कि इंटरनेशनल माइग्रेशंस बहुत हुए इंडिया की तरफ पर, बाहर से लोग, स्पेशली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं हमारे कंट्री में आए एज अ रिफ्यूजी और यहीं पर रहने लग गए। तो उन्होंने भी हमारी ऑलरेडी हाई पॉपुलेशन में और ज़्यादा एडिशन किया, जिससे पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ा। लास्ट फेज़ आता है हमारा पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट। इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रेंड है कि क्रूड बर्थ रेट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकंड फेज़ के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, ओके। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने मैरिज की एज बढ़ा दी, हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया, एजुकेशन पे काम किया, लोगों को अवेयर करा, बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल अब पॉपुलेशन पे दिखाई देने लगा। मगर अगेन प्रॉब्लम वही है कि छोटा सा भी रेट अगर आप बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम बड़ी ही है, ओके। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हाउएवर स्टिल इन कंट्री, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के कारण हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या बता रहे हैं कि 2025 तक 1350 मिलियन को टच कर जाएगी, और हमें तो लग रहा है इससे पहले ही टच कर जाएगी, ओके। अब यहाँ पर अगेन रीजनल वेरिएशंस आ रही हैं, ओके। इसको अब यहाँ से मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो यहाँ से मैं अब नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी। ये चैप्टर बहुत लंबा है तो आई थिंक हमें 3 पार्ट्स में इसको कवर करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्टिन्यूशन के लिए आप नेक्स्ट पार्ट तक प्लीज़ बने रहें, और नीचे दिए हुए लिंक से आपको नीचे मैं लिंक डाल दूँगी ताकि आपको इसका फर्स्ट और नेक्स्ट पार्ट मिल पाए, ओके। बाय बाय, टेक केयर।